सुल्तान मोहम्मद अली जिन्ना ने 1947 में बदउनवानी को जहर कहा था, मगर 7 दहाइयां गुजरने के बाद जहर रियासत और मईशत तक फैल चुका है। की मईशत का सबसे बड़ा मसला, जिसे ग्रे इकोनॉमी कहा जाए, इसे इनफॉर्मल इकोनॉमी कहा जाए, लेकिन बहुत सारे इसके नाम है। ये वो हमारी मईशत का हिस्सा है जो कागजों पे नहीं आता, जिसे हम स्मगलिंग कहते हैं, जिसे हम टैक्स इवेजन कहते हैं, टैक्स चोरी होती है। बहुत सारा काम हमारे मुल्क में ऐसा होता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारी फॉर्मल इकोनॉमी इस वक्त 400 अरब डॉलर से कम है साल में, तो हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी के लिए कुछ अंदाजे 1000 अरब डॉलर के हैं, 1 ट्रिलियन डॉलर, कुछ अंदाजे 2000 अरब डॉलर के हैं, 2 ट्रिलियन डॉलर, लेकिन इसका अंदाजा लगाने का कोई पैमाना मौजूद नहीं है। ये रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 में पाकिस्तान 2 दर्जे तनज़ुली के बाद 133वें नंबर से 135वें नंबर पर आ गया। 3 महीने पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने अगस्त में इंकशाफ किया कि आधी से ज्यादा ब्यूरोक्रेसी पुर्तगाल में प्रॉपर्टी ले चुकी है, शहरियत लेने की तैयारी कर रही है, मगरमच्छ अरबों रुपए खाकर आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के एक करीबी ब्यूरोक्रेट का जिक्र भी किया था और ये दावा किया था कि उन्होंने अपनी बेटियों की शादी पर 4 अरब रुपए यानी 400 करोड़ की सलामी वसूल की है और अब आराम से रिटायरमेंट की जिंदगी गुजार रहे हैं। IMF की रिपोर्ट के मुताबिक नाज़रीन, पाकिस्तान में करप्शन इतनी ज्यादा सराहियत कर चुकी है कि इस हवाले से काबिल एतमाद नंबर देना इंतहाई मुश्किल है। लेकिन अगर हमने अपनी इकोनॉमी पे काम कर लिया होता, इकोनॉमी को के हिसाब से मतलब काम किया गया होता, लोगों को लाया गया होता आगे जिनको वाकई में इकोनॉमी पे काम करना आता है, तो यकीनन पाकिस्तान की हालत कुछ और होती। और IMF तो सर अगर वो कहते हैं शहबाज शरीफ साहब या कोई भी के नाक से लकीरें खिंचवा रहे हैं, तो भाई आप मत खींचिए, आप मत जाइए उनके पास, कह दीजिए कि हमें नहीं चाहिए पैसा, हम खुद ही अपने आप में काम कर लेंगे, हमारे यहाँ हम ट्रेड कर लेंगे या कुछ कर लेंगे। लेकिन पाकिस्तान की जो हालत है वो तो सारी दुनिया जानती है सर। जो लोकल बिजनेसमैन है वो भी अपना पैसा बाहर ले जा रहा है। ये अपनी तरफ से दावे या क्लेम्स तो बहुत आते रहते हैं कि जी फलानी कंट्री आ रही है और सऊदी अरेबिया जो है वो $10 बिलियन लगा देगा और पता नहीं कौन क्या कर देगा। लेकिन जो सच्ची बात है वो तो यही है कि पाकिस्तान का अपने जो लोग हैं जिनका यहाँ पर बिजनेस था वो भी अब बंद करके जा रहे हैं। कई मल्टीनेशनल कंपनीज बंद हो चुकी हैं और IMF के प्रेशर के ऊपर ये रिपोर्ट शाया हो जाती है। और इस रिपोर्ट के अंदर यकीनन तहलका खेज इंकशाफात करप्शन से जुड़े हुए 2 सालों के अंदर जो करप्शन रिलेटेड रिकवरीज हुकूमत पाकिस्तान ने की हैं वो है 5300 अरब रुपए, 5.3 ट्रिलियन रुपीस। लेट्स स्टार्ट। बात की गई है इसमें अदलिया की भी। कहा गया है कि जुडिशरी जो है वो इस वक्त इन्फ्लुएंस में है और पाकिस्तान में कानून अदल और इंसाफ का निजाम बहुत कमजोर हो चुका है। 1947 से लेकर अब तक जिस तरह से पाकिस्तान को चलाया जा रहा है उसके बड़े अहम इंकशाफात हुए हैं। ऐसे इंकशाफात नहीं है जो पाकिस्तान में एक आम आदमी को ना पता हो, लेकिन जब ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमें ये बताता है, वो पूरी दुनिया उसको पढ़ती है, उसके ऊपर कान धरती है, उसके ऊपर फोकस करती है। और बताया हमें, एक तरफ हम मुताले पाकिस्तान पढ़ते आए हैं बचपन से लेकर अब तक, जिसमें हमें बताया जाता है पाकिस्तान वसाइल से मालो माल है, मादियात के ज़खायर, अबंडेंट रिसोर्सेज पाकिस्तान के पास मौजूद है और अपने मसाइल का हल पाकिस्तान अपने वसाइल से निकाल सकता है। फिर हमें बताया जाता है कि जी हमारी एक यूनिक जोग्राफियाई लोकेशन है, पाकिस्तान के पास किसी चीज की कमी नहीं है, टैलेंट की हमारे पास कमी नहीं है, हर सतह पे पाकिस्तान जो है वो एक्सेल कर सकता है, स्किल सेट यहाँ पर मौजूद है, तमाम चीजें हमारे पास हमें बताई तो जाती हैं, पढ़ाई जाती है, लेकिन जो हमें मुताले पाकिस्तान में नहीं बताया जाता वो IMF हमें अब किस तरह से बता रहा है। अब IMF ने 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान की जो एक सबसे बड़ी इकोनॉमिक जो एक डेवलपमेंट है या हमारी समाजी जो तरक्की है उसमें सबसे बड़ी रुकावट उस करप्शन को करार दिया है जिसने मुल्क की बुनियादें खोखली कर दी हैं। IMF को सलाम करने को जी चाहता है जो किसको हम हमेशा गालियां देते रहते हैं। लेकिन ना क्या उसने बोला, उसने कहा ये 3 महीने से रिपोर्ट पड़ी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास, ये इसको पब्लिश नहीं कर रहे थे, सामने नहीं ला रहे थे। अब जब उनको सेकंड या थर्ड ट्रांच की बारी आई, उन्होंने कहा हम तब करेंगे, 2 ट्रिप्स लगे जब तक आप इसको रिलीज नहीं करेंगे। और तारीफ करनी चाहिए कुछ लोगों की जिन्होंने इतना बेहतरीन खुलासा उसको आज की रिपोर्ट्स के अंदर अखबारों में शाया किया है। तो मेरा ख्याल है कि वही अगर पढ़ लिया जाए तो सारे का सारा हमारे सामने खुल के चीज आ जाए। रिपोर्ट के अंदर शुगर के बारे में कहा गया कि शुगर मिल्स जो हैं उनका एक बड़ा गठजोड़ है, वो बड़ी एक तरीके कार से वारदात करते हैं, प्राइस मैकेनिज्म से लेकर गन्ना खरीदने तक, एक एक स्टेप के अंदर। जिस तरह हम पहले देखते हैं कि शुगर मुल्क से बाहर जाती है, फिर इंपोर्ट की जाती है, शुगर स्कैम्स हम आए दिन सुनते रहते हैं, तो उसकी तरफ इशारा किया IMF ने कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यकीनन पाकिस्तान का आज सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम अपने मुल्क से 2 नंबर कारोबार खत्म नहीं कर पा रहे। लेट्स बी फैसलाबाद या लालपुर जैसे कहा जाता था, फैसलाबाद उसका न जाने क्यों नाम रख दिया। तो सर वहां पे एक साथ 100 के करीब फैक्ट्रीज जो है वो बंद होती चली जा रही हैं। 100 के तो एकदम से न्यूज आई थी। तो इस तरह की बातें हो रही हैं और अगर कोई पाकिस्तानी पाकिस्तान में रहता है और अगर आप उससे पूछें कि क्या वो पैसा यहाँ इन्वेस्ट करना चाहेगा, तो मेरे ख्याल है 99% लोग यही कहेंगे कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर उनको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि पैसा डूब जाए या रिटर्न ना आए या उन्हें कोई नुकसान हो सकता है, हर चीज को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर भी और बाकी चीजों को लेकर भी। तो जाहिर है पाकिस्तान की कोई भी गवर्नमेंट आई हो, कोई भी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट किसी को भी लाई हो या खुद आई हो, इन्होंने कभी भी सीरियसली इकोनॉमी पे काम नहीं किया।
और ये बार बार IMF के दर पे जाते रहे। हर बार ये नवाज शरीफ साहब आते थे तो कहते थे जी हमने कुछ कूल तोड़ दिया है। ये उनका जो जुमला था या जो बात ये कहा करते थे उस पर तो हम लोग सब हंसा करते थे कि फिर नवाज शरीफ ने यही कहा कि कूल तोड़ देंगे। इमरान खान ने कहा था कि जी मैं खुदकुशी कर लूंगा लेकिन मैं IMF नहीं जाऊंगा। 5,300 अरब 5,300 अरब की करप्शन हुई है पाकिस्तान की तारीख में। मेरा ख्याल है दुनिया की थर्ड वर्ल्ड की तारीख में इतनी खराब रिपोर्ट जो डायरेक्टली पाकिस्तान के रूलिंग रजीम को, पाकिस्तान के रूलिंग एलीट को एक्यूज कर रही है। किन चीजों के लिए एक्यूज कर रही है? ये करप्शन में इन्वॉल्व है। सबसे बड़ी चीज ये ऐसी पॉलिसीज बनाते हैं जिससे अमीर और अमीर होते हैं, ये रिपोर्ट कह रही है, और गरीब को गरीब रखा जाता है। ये जानबूझ के इस किस्म की रिपोर्टें बनाते हैं, आपस में बैठ के सारे फैसले करते हैं। इन्होंने प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में धांधली करते हैं, इनके किसी भी फैसला साजी में शफाफियत नहीं है। और सबसे बढ़ के जो SIFC 2.5 साल पहले आज से बना था, प्लीज इसको कवर कर लीजिएगा। SIFC 2.5 साल पहले बना था कि जी यहां इन्वेस्टमेंट आएगी, कितनी आएगी? $75 बिलियन, $100 बिलियन। वो $1 बिलियन भी नहीं आई है। लेकिन अब पता चला कि IMF की रिपोर्ट में पता चल रहा है कि ये शफाफियत भी नहीं है। वहां ठेके दिए जाते हैं अपनी मर्जी से, अपने फेवरेट्स को ठेके दिए जाते हैं। आम आवाम ये चाहती है कि मुझे दाल सस्ती मिले, मुझे पेट्रोल सस्ता मिले, मेरा बच्चा अच्छे स्कूल में जाए, सेहत मेरी अच्छी हो। तो आप कंपेयर कर लें कि पिछले गवर्नमेंट में जब हमारी गवर्नमेंट थी, अब इनकी गवर्नमेंट है, तो रेट्स में कितना फर्क है कि पेट्रोल उस टाइम कितने का था, दालचीनी का क्या प्राइसेस थी, सब्जी का क्या रेट था, आटे का क्या रेट था। ये तो सीधा सीधा इनके खिलाफ चार्जशीट है। जो 5300 अरब रुपए की जो बात हो रही है कि ये सिर्फ एक हिस्सा है, उसमें ये बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि 5300 अरब की करप्शन की जो तस्वीर है ये तस्वीर का सिर्फ एक हिस्सा है। और अगर आप आगे इसमें देखें तो एक मीटिंग में इन्होंने खुद कहा था कि जी 3 डैमों पे 3300 अरब रुपए लगते हैं, तो वो पे पैसे किधर गए? आपके वैसे वजीर थे वो जो कह रहे थे कि हम आने वाली हुकूमत के लिए खंदक खोद कर जा रहे हैं, वो पैसे किधर गए? उससे आम आदमी को फायदा क्यों नहीं मिला? जब ये कह रहे हैं कि जी इंडिकेटर्स अच्छे हैं, तो ये जो है ये रिपोर्ट IMF की है। इतने करप्ट मुल्क में करप्शन पर किसी को सजा नहीं हुई। अहमद हफीज साहब, इससे बड़ा मजाक क्या होगा? सजा भी क्या है? प्ली बार्गेन, 100 रुपए चोरी किए 10 जमा कराओ, 90 लेके बाहर जाओ। वो कैसे हो सकती है जी? वो जब सारा सिस्टम ही बेस उस पर करता होगा और फिर जब वो उसी बेस के ऊपर छूट जाते हैं। आप देखें ना, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन हमारे मुल्क का हाल क्या हो गया। और आप एक बात मैं यहाँ पे आपको कहूंगा जो आपको मवाजने के लिए जी, जिन ममालिक के तरक्की पजीर कंट्रीज के अंदर जिन ममालिक ने जो है एक्सेल करके आज वो तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल हो रहे हैं और इकॉनमी उनकी बड़ी बूमिंग इकॉनमी है। मसलन 3 ममालिक का नाम लूंगा आपके सामने, सिंगापुर, मलेशिया और इंडिया। करप्शन का मामला भी एक सस्टेनेबिलिटी के साथ कई दहाइयों से मौजूद है। क्या कहा जाए, ये चंद किरदारों की हवस है, पूरी अशराफिया जो मुनज़्ज़म तौर पर रियासती गिरफ्त से बाहर हो रही है, जिस निज़ाम की सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं, जो ख्वाब दिखाए जा रहे हैं, क्या वो इस करप्शन का तोड़ कर सकेगा? हाल अब यूं है कि अमीर जो है ना वो अमीर तर और गरीब तर होता जा रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि अशराफिया का पाकिस्तान बन गया है। हुकूमत किसी भी जमात की हो, वज़ीर आज़म हाउस में कोई भी बराजमान हो, असेंबलियों में कितने भी नए चेहरे हों, जिनके हाथों में निज़ाम है, वो करप्शन की बहती गंगा में हाथ हो रहे हैं, बल्कि यूं कह लीजिए कि स्नान कर रहे हैं। उनके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है, उनकी जबान लड़खड़ा रही है, उनके पास इन बातों का कोई जवाब नहीं। आप IMF की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं कि उससे अवाम में मायूसी फैल जाएगी। हुकूमतें इस तरह नहीं चला करती। मिनहसुल कौम हमारे लिए एक इंतहाई शर्मनाक रिपोर्ट है IMF की। हुकूमत ने सिर्फ यही रिपोर्ट नहीं दबाने की कोशिश की। आपको याद होगा कि यूरोपीय यूनियन की इंतखाबात से 2024 के इंतखाबात से मुतालिक रिपोर्ट भी हुकूमत ने दबाई हुई थी और उनके बहुत प्रेशराइज करने पर हुकूमत ने वो रिपोर्ट जारी की थी। हुकूमत ऐसी कोई चीज अवाम के इल्म में लाना नहीं चाहती जो सच्चाई पर मुश्तमिल हो, जो सच्चाई पर मबनी हो, ताकि हुकूमत जो अपना झूठा बयानिया चला रही है मईशत के हवाले से वो चलता रहे। देखिए, ये रिपोर्ट इस एतबार से हमारे कौम के लिए शर्मनाक है, इंतहाई अफसोसनाक है। आप देखें कि किस कदर थॉरो स्टडी है IMF की। मैं इकोनॉमिक्स का तालिब इल्म हूँ। मेरा कहना यह है कि ये सारी वो गुफ्तगू इस वक्त IMF की रिपोर्ट में है जो हम इस चैनल पे मुसलसल करते रहे, जब हम बताते रहे कि हमारी इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल खत्म होकर रह गई है। हम जब कहते रहे कि सियासी अदम इस्तेहकाम है, हम कहते रहे कि जब तक आप पार्लियामेंट को अज़्व मुअत्तल बना के रखेंगे, आपकी मईशत ना आगे बढ़ेगी और ना सियासी तौर पर स्टेबिलिटी आएगी। आप देखिए आज IMF की रिपोर्ट में क्या लिखा है, आज हमारी मईशत कहाँ खड़ी है। आज वो कह रहे हैं कि 5 साल बाद अगर हम करप्शन बंद कर दें तो 5 साल के बाद 6% पे चली जाएगी। तो इमरान खान साहब जब 6% पे नहीं चली जाएगी सर, 5 से 6.5% का इजाफा होगा। हमारी इस वक्त तो 3% पे ग्रोथ है। लेकिन मोस्ट एस्टोनिशिंग, नहीं साहब, मोस्ट एस्टोनिशिंग कायदे आजम बाबा जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह के अकवाल हमें सुना रहे हैं IMF वाले। इससे ज्यादा एम्बैरेसिंग मेरे लिए कुछ नहीं है। और ये रिपोर्टें आती रहनी चाहिए ताकि आवाम को हम ये बता सकें, जितना पढ़ के हम समझ सकते हैं। शुगर स्कैंडल, बीट स्कैंडल, इसमें भी वज़ीर आज़म ने अय्याशियां की हैं। शुगर स्कैंडल में तो की उसकी बड़ी खूबसूरत उन्होंने मिसाल भी दी, और सिर्फ उस वक्त की मिसाल दे रहे हैं 2019 की। अभी रिसेंट की मिसाल ले लो, 2029 रुपए किलो के ऊपर हम बैठे हुए हैं। सबके सब एक ही हमाम में, सब इस हमाम में नंगे हैं।
वीट स्कैंडल, एक वजीर आजम बना के पैसे चला गया। टोबैको स्कैंडल, कोई आपको टोबैको स्कैंडल कह रहा है कि आप अपनी पॉलिसी अफगानिस्तान के साथ ठीक करें, क्योंकि उनका सारा निजाम स्मगलिंग का और उस तजारत का और सिगरेट्स का और टोबैको का, वो देखें ना। तो ये एक फाइनल में बात कर लूं, आज की रिपोर्ट में, अखबार में रिपोर्ट है कि कल एक हियरिंग हुई सेनेट की या शायद नेशनल असेंबली के अंदर, जिसमें उन्होंने कहा कि हम जो टाइल्स बनाने वाली फैक्ट्रियां हैं वहां पर अपने कैमरे लगाएंगे, ये एफबीआर ने कहा, क्योंकि बहुत सारा पैसा खाया जा रहा है वहां। और जिल्लत का अंदाजा इस बात से कर लीजिए कि IMF ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का नाम लेकर उन्होंने हमसे कहा है कि उन्होंने कहा था कि करप्शन खत्म करो, और एज बैक एज 1947-48, और हमारी कौम को याद नहीं है, और उसके बावजूद करप्शन का रेट जो है और परसेंटेज जो है वो इंतहाई हद तक बढ़ चुकी है। अवामी एतमाद को मजरूह करती है, मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी को रोकती है। पाकिस्तान के निज़ाम में ये ऐसी तबाहकुन खुसूसियत हैं जो इस बात की निशानदेही करती है कि इसकी जिम्मेदार कोई एक हुकूमत नहीं है, बल्कि वो तमाम हुकूमतें हैं जो किसी न किसी वक्त इक़्तिदार में रही हैं। अब चाहे वो जमहूरी हुकूमतें हों, चाहे वो डिक्टेटरशिप हो। इस रिपोर्ट में PTI दौर में चीनी बरामद करने की मिसाल देते हुए बताया गया है कि कैसे ताकतवर बासर ग्रुप्स चीनी, ज़राअत, तवानाई जैसे शोबों और सरकारी इदारों में किए जाने वाले फैसलों पर असरअंदाज होते हैं। अब PTI दौर ही क्यों, मौजूदा दौर को ही देख लीजिए। BBC के मुताबिक सिर्फ इस साल चीनी स्कैंडल से शुगर मिल्स मालिकान ने 300 अरब रुपए का मुनाफा कमाया, इजाफी मुनाफा कमाया है। तो जो पॉलिसी बनती है वो पावर एलिट्स को या गवर्निंग एलिट्स को सर्व कर रही है, उनकी खातिर में काम कर रही है, उनकी खातिर खिदमत करती है। इसलिए पॉलिसी नुकसान क्या हो रहा है? नुकसान ये हो रहा है कि कोई समाजी तरक्की नहीं हो रही, जो कि आवाम से मुताल्लिक है, बिल्कुल से कुछ नहीं हो रहा, और कोई मुआशी तरक्की नहीं हो रही, क्योंकि जब तक सिर्फ उनकी मईशत बेहतर हो रही है जिनकी पॉलिसियां जिनको सपोर्ट करती हैं। तो ये तो हो गया बुनियादी प्रॉब्लम जो हमारा है। फिर उसके बाद जो जुडिशल के ऊपर, क्योंकि जैगम साहब ने उसका बहुत मुख्तसर टाइम की वजह से जिक्र शायद इतना नहीं किया, जुडिशल कैप्चर ऑफ द जुडिशल इंस्टीट्यूट्स, ये बढ़ के सामने आया है उनकी रिपोर्ट के अंदर। उनको तो नहीं पता था कि 26वीं तरमीम और 27वीं तरमीम आने वाली है, 3 महीने से ये बन चुका है सारा मामला। इसमें ये बता रहे हैं IMF वाले कि हमारे कहने के ऊपर हुकूमत ने ये रिपोर्ट रिलीज की है। 3 महीने तक हुकूमत ने ये रिपोर्ट रोके रखी है। आपकी हुकूमत ऑडिट से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स होती हैं जिसमें करप्शन बेनकाब होती है वो भी रोक देती है। ये वाली रिपोर्ट भी रोकी हुई थी, IMF के कहने पर रिलीज की है। क्यों आप आवाम से ये डेटा छुपाना चाहते हैं? क्यों शहबाज शरीफ साहब आवाम को रियलिटी तक नहीं पहुंचने दे रहे? सर, पाकिस्तान करप्शन में डूबा हुआ एक मुल्क है। उन्होंने जो बातें की हैं वो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो शायद उनको पब्लिक नहीं करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने शर्त लगाई थी कि जब तक आप इनको पब्लिक नहीं करेंगे तो IMF का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास है जिसमें आपकी $1.2 बिलियन की रिक्वेस्ट आपने डाली हुई है वो ज़ेर गौर भी नहीं आएगी। तो इनको मजबूरी में फिर उसको पब्लिक करना पड़ा, और कहते हैं कि 3 महीने तक उसको होल्ड करके रखा गया। तो क्या ये हमारी जो सॉवरेंटी है जिसको हम बहुत प्राइज करते हैं, तो उस पर एक कंप्रोमाइज़ नहीं है? जैसे शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा था कि IMF वाले हमारी नाक से लकीरें निकलवाते हैं। तो ये जो है, अगर हम अपनी इकानमी को पहले ही सही डगर पे ला चुके होते तो हमें ये जली कटी क्यों सुनना पड़ती है IMF की तरफ से? ये कोई एक रात की या एक शब्द की कहानी नहीं है। यहाँ तो पूरा का पूरा निजाम आवा ही बिगड़ा हुआ है, और इसके लिए स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होने हैं, इसके लिए मुश्किल फैसले होने हैं, इसके लिए क्लीनिंग फ्रॉम योर ओन हाउस होना है, चाहे वो सियासी जमातें हों, चाहे वो सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो अदलिया हो, चाहे वो मीडिया हो। मीडिया को स्टोरीज फीड की जाती थी, टारगेटेड पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती थी, ये एक फैक्ट है। अब मीडिया में बहुत कम लोग हैं जो सीजन्ड हार्डकोर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, तो वो शाज़िर और नाज़िर स्टोरी आ जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा मीडिया को तो स्टोरीज कहीं ना कहीं से दी जाती थी टू टारगेट दी पॉलिटिकल क्लैन एंड दी एक खास जमात जो हुकूमत में होती थी वो दूसरों को टारगेट करती थी। तो आज जो IMF की ये रिपोर्ट है उसको देखकर तो IMF का माथा चूमने को दिल करता है, बल्कि वो जो भाई ने कहा था ना कि एक पप्पी इधर एक पप्पी उधर, वो दिल करता है। देखिए रिपोर्ट क्या कहती है। ये रिपोर्ट कहती है कि करप्शन पुराना इशू है पाकिस्तान का, मतलब ये कौम के जोड़ों में बैठ चुका है, और पाकिस्तान जो है वो करप्शन में आज दुनिया में काला मकाम रखता है दुनिया के। तो इस मुल्क में कौन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेगा, और अगर करेगा तो उसको रिलीफ नहीं मिलेगी, और जहां इन्वेस्टमेंट हो जाती है तो हमारे FBR के जो बाबूज हैं वो वहां पे पहुंच जाते हैं। यानी कैबिनेट अप्रूव पॉलिसी हो, चाहे ऑटो की हो, चाहे सीमेंट के लिए हो, चाहे SEZs के लिए हो, वो जो एग्जेम्पशंस होती हैं उसके ऊपर वो दोबारा टैक्सेशन लगा देते हैं और लिटिगेशन शुरू हो जाती है। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। फिर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं, हजार अरब उसमें ब्लीड हो रहे हैं। हम कब से कह रहे हैं कि इनको रिस्ट्रक्चर करेंगे, प्राइवेटाइज करेंगे। अब माजी की हुकूमत ने जो किया वो जी बहुत ग्रोथ होगी, कमाल हो गया, तो भाई 18 अरब 20 अरब डॉलर का आपको ब्रिंक ऑफ डिफॉल्ट पे। अब यहाँ एक साहब कह रहे थे कि हम कहाँ झूठ बोल रहे हैं, आप कहाँ डिफॉल्ट कर रहे थे। डिफॉल्ट हो जाता तो आपका हशर नशर हो जाता, फिर आपको जंगें लड़नी पड़ गई। वैसे मेरा सवाल
बाय द वे ये रिपोर्ट जो आईएमएफ की थी, मैं ये भी बताते चलूं कि 3 माह तक ये रोके रखी गई थी हुकूमत की तरफ से, लेकिन आपको रिलीज करनी पड़ी क्योंकि आईएमएफ की शर्त भी है, आपने अगले ट्रांचेस आईएमएफ से लेने हैं। आईएमएफ की एक शर्त ये थी कि आप इस रिपोर्ट को रिलीज करें, और ये भी इंकशाफ किया गया है, हमारे कुलीग हैं शहबाज राना साहब, उन्होंने ये इंकशाफ किया है कि ये हुकूमत की तरफ से आईएमएफ पर ये भी आईएमएफ को कन्विंस करने की कोशिश की गई कि इस रिपोर्ट में से बहुत जो क्रिटिकल डिटेल्स हैं, जिसके हवाले से शहबाज राना साहब से मैंने सवाल किया कि वो कौन सी क्रिटिकल डिटेल्स हैं, हम खोज लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बताई तो जाए कि वो कौन सी क्रिटिकल डिटेल्स है जिनको निकलवाया गया इस रिपोर्ट से। देखते हैं कि पाकिस्तान की मईशत जब आईएमएफ के सहारों पे खड़ी हुई है, उनकी बैसाखियों से खड़ी हुई है, कर्जों की वजह से हम चल रहे हैं, सरकारी अफसरान की तनख्वाहों, सियासतदानों की तनख्वाहों, पूरा मुल्क की कर्जों की वजह से इस वक्त चल रहा है, तो इस मुल्क में आईएमएफ का कंट्रोल बढ़ गया है। और आईएमएफ ने बड़ा एक शर्त रखी हुई थी कि अगली मीटिंग से पहले आपने रिपोर्ट शाया करनी है, और ये रिपोर्ट है गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक्स रिपोर्ट। ये रिपोर्ट कहती है करप्शन इनफरादी अमल के तौर पर हो सकता है, लेकिन जब पूरी मार्केट पर कब्जा हो जाए, जब रियासत की ताकत कब्जे में ले ली जाए, तो फिर पॉलिसियां और कवानीन मखसूस गिरोहों और अफराद के मफादात के लिए बनाए जाते हैं। इस सूरत में करप्शन हुक्मरान को हुक्मरान की करप्शन नहीं होती, बल्कि हुक्मरानी की बुनियाद बन जाती है। ये कानूनी शक्ल अख्तियार कर देती है, यह अवाम को कमज़ोर कर देती है, और ताकत का इर्तिकाज़ एक छोटी सी अलीट के हाथ में चला जाता है। यह है करप्शन का सही सियाको सबाक। ये वो करप्शन है जिसको वो कहती है कि मैक्रो इकानमी का इशू है। ये इसने पूरी मईशत को लपेट में लिया हुआ है। इसकी वजह से टैक्स टू जीडीपी रेशो आपकी खराब है, इसकी वजह से आपकी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं है, इसकी वजह से बैनुल अक़वामी इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, जिसको फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, इसकी वजह से पाकिस्तान का सरमाया बाहर जा रहा है। प्रेशर में ही सही, आईएमएफ कंडीशनैलिटी के जरिए ही सही, आईएमएफ की वजह से हम बहुत सारे फैसले तो करते हैं ना कि हम अपनी टैक्स बेस को ब्रॉडन करने पे हमारे प्रेशर है, अननेसेसरी अखराजात कम करने का प्रेशर है। जाहिर है करप्शन कम करेंगे तो गवर्नमेंट की किटी में रेवेन्यू आएगा। अब ये करप्शन जो है ये एक सेक्टर में नहीं है, ये बिजनेस में भी है, ऑर्गेनाइज कॉर्पोरेट सेक्टर्स में करप्शन है, पॉलिसी डोमेन में करप्शन है, जैसे शुगर, सीमेंट, कार्टलाइजेशन है, उनके लिए पॉलिसीज बनाई जाती हैं, वो पैसे कमाते हैं, उसके रिजल्ट में टैक्स इवेजन है। इसी तरीके से स्मगलिंग है, अफगान ट्रांजिट ट्रेड है, और तरीके हैं जहां से ब्लीडिंग ऑफ द इकोनॉमी होती है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं। ये सब कुछ ऐड ऑन होके ही जीडीपी में बेहतरी लाता है और आपकी टैक्स बेस बढ़ती है और ग्रोथ होती है। अब हमारा एक और भी अलमिया है, हम 25वें आईएमएफ प्रोग्राम में है, और जो मर्जी आप तनकीद कर लें, कुरैशी साहब ने भी की, अहमद अवैस साहब ने भी की, ये राइजिंग एंड शाइनिंग ग्रोथ जो है ये तो बूम और बस्ट साइकिल है। पाकिस्तान 5.5-6% की ग्रोथ का मुतहम्मिल नहीं होता। जब जब आई उसके बाद हमारे पास 18-20 अरब डॉलर का डेफिसिट आ जाता है, और फिर हमें करेंसी डिवैल्यू करनी पड़ती है, देन वी हैव टू गो। तो इससे बेहतर है कि एक सस्टेनेबल ग्रोथ हो 2.5-3-4% के बीच में, और हम लेजिटिमेटली एक्सपोर्ट्स को बिल्ड अप करें, इकोनॉमी को स्टेबल करें। जहां तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात है, यकीनन उसमें टेररिज्म और रीजनल स्टेबिलिटी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये तमाम चीजें हैं। रूल ऑफ लॉ भी जरूरी है। रिपोर्ट आईएमएफ की है, इसलिए ये रिपोर्ट करप्शन को मईशत के साथ जोड़ रही है, बड़ी मईशत के साथ, मैक्रो इकानमी के साथ, और निज़ाम इंसाफ को भी उसके साथ जोड़ रही है कि निज़ाम इंसाफ कंट्रैक्ट एनफोर्समेंट में नाकाम है। यानी जो आपका मुआहदा होगा, कारोबार तो होता ही मुआहदा है ना, उस पर अमल दरामद निज़ाम इंसाफ नहीं करवा सकता, और आपकी जायदाद को महफूज नहीं बना सकता। अब ये तो बुनियादी चीजें हैं। जो जदीद मईशत है उसकी इब्तिदा इन 2 चीजों से हुई थी। जब ये रियासत ने 2 चीजें जो हैं वो इंश्योर की थी, तो उसके बाद ये चली थी। और अदालती निज़ाम जो है वो ताखीर का बायस बनता है, और वो गैर मस्सर है, जिसकी वजह से करप्शन होती है, सरमायाकारी रुकती है। ठीक हो गया। आप 70 साल के बाद कहां खड़े हैं? ये करप्शन का नासूर जो पिछले 2 सालों में 5300 अरब रुपए बताया गया है नैब की नंबर्स के मुताबिक आईएमएफ की तरफ से, यानी कि ये बहुत छोटा सा हिस्सा है, असल में तो 1500-2000 अरब से भी ऊपर का नंबर होगा। अब आईएमएफ ने 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान की जो एक सबसे बड़ी इकोनॉमिक जो एक डेवलपमेंट है या हमारी समाजी जो तरक्की है, उसमें सबसे बड़ी रुकावट उस करप्शन को करार दिया है जिसने मुल्क की बुनियादें खोखली कर दी हैं। करप्शन एक बकौल आईएमएफ के इस रिपोर्ट में परसिस्टेंट और कोरोसिव फीचर रहा है तमाम गवर्नमेंट्स का। इसमें कोई एक सियासी जमात को मौरूद इल्जाम नहीं ठहराया जा सकता। इसमें तमाम जो लोग इस मुल्क पर बराजमान रहे, चाहे वो डिक्टेटर्स हों, चाहे वो रिवायती सियासी जमातें हों जो मुतादिद बार हुकूमतें ले चुकी हैं, इक़्तिदार पर आ चुकी हैं, उन सब में जो एक कॉमन फीचर नजर आता है वो करप्शन का नजर आता है। कैसे एक एलीट कैप्चर के जरिए
एक पावरफुल ये जो पावर स्ट्रक्चर है जिसमें नेटवर्क्स का जिक्र किया जाता है आईएमएफ की इस रिपोर्ट में, उस लीड कैप्चर में, जहां पर आपके पॉलिटिशियंस ही सिर्फ नहीं, वहां पर आपके नॉन इलेक्टेड एक्टर्स हैं, आपके लैंड माफियाज हैं, रियल स्टेट से ताल्लुक रखने वाले अफराद हैं, जो लैंड ग्रैबर्स हैं, ये तमाम जो है, और फिर जिस तरह से पैरेलल जो डिसीजन मेकिंग बॉडीज बनाई जा रही हैं जिसको इम्यूनिटी दी गई है, जिससे आप अकाउंटेबिलिटी जिसकी नहीं हो सकती, आपकी जो पावरफुल ब्यूरोक्रेसी है, ऑल पावरफुल ब्यूरोक्रेसी, जिसको ना तो उसकी परफॉर्मेंस एवेल्युएशन हो सकती है, ना ही कोई अकाउंटेबल ठहरा सकता है, कैसे इस मुल्क के तमाम वसाइल को अपनी तरफ जो है वो खींचा जा रहा है। उन्होंने बाबाए कौम को हमारी जिंदगी से निकाल दिया है। आपने बिल बोर्ड्स पे आपने देखा था कि कायदे आज़म की तस्वीरें गायब हो गई थी, वो कितना बड़ा स्कैंडल था। तो इन्होंने तो बाबाए कौम को भी हमारी जिंदगी से निकालने की कोशिश की है, क्योंकि उनके अखबार जरी जो है ये फेस कर नहीं सकते। अब मैं आपको चंद बातें बताऊं। देखिए, मईशत का मामला ये है कि मईशत के पास, इनके पास कहने की सिर्फ एक जवाब है कि हम तो जनाब डिफॉल्ट करने वाले थे। ये एक सियासी बयानिया है, हम कभी भी डिफॉल्ट करने की पोजीशन में नहीं थे। दूसरी बात, एक ऐसी मईशत जो 6% पे हो, वो कभी भी डिफॉल्ट की तरफ नहीं जा सकती थी। दूसरी बात यह है, करप्शन का मामला है। आप देखें, बहुत सारे यूट्यूबर्स ये कहते हैं कि इस वक्त लूट मार का ये आलम है, लगता है कि इनकी कभी आइंदा हुकूमत बनने वाली नहीं है, और ये हुकूमत इस वक्त समेटने में लगी हुई है। वो इशराफिया जो इसकी सरपरस्ती कर रही है इस हुकूमत की, वो और ये हुकूमत के लोग जिस तरह करप्शन में सर से पैर तक मुलविस हैं, जिसमें शुगर स्कैंडल सबसे बड़ा है, जिसकी उन्होंने मिसाल दी है। दूसरी बात यह है कि SIFC का मामला है। जब कभी हमने SIFC पे बात करने की कोशिश की तो हमेशा हमें रोका जाता रहा।